नमस्कार। 30 जनवरी सोमवार के दिन की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। पहले सुनते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि देश में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आना चाहिए। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार के जेडीयू के गठबंधन में शामिल नहीं होगा। और उत्तरी पश्चिमी तेज हवा की वजह से बिहार में तापमान का उतार चढ़ाव जारी। बिहार ने रणजी प्लेट चैंपियन बनकर पहली बार इतिहास रच दिया। समाचार विस्तार से जानने से पहले श्रोताओं कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप इस न्यूज बुलेटिन को किस जगह से सुन रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। मेजबान बिहार ने फाइनल मुकाबले में मणिपुर को 220 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस डिवीजन में चैंपियन बनने वाली बिहार 7वीं टीम है। इससे पहले बिहार 1975-76 के रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचा था, जहां उसे उप विजेता से संतोष करना पड़ा था। मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय खिताबी मुकाबले में जीत के लिए मिले 545 रन का पीछा करते हुए मणिपुर की टीम अपनी दूसरी पारी में 324 रन बनाकर आउट हो गई। मणिपुर ने मैच के चौथे दिन के स्कोर पर 4 विकेट पर 107 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन उसने बिहार के गेंदबाजों को 2.5 घंटे के पहले सत्र विकेट के लिए तरसा दिया। इस दौरान कप्तान लांगा लुंगोनिया ने अपने शतक भी पूरा किया। उन्होंने विकास सिंह 79 के साथ 140 रन की साझेदारी की। इस दौरान लग रहा था कि शायद मणिपुर की टीम मैच में बिहार को स्पष्ट जीत दर्ज करने से रोक देगी, लेकिन भोजन के बाद बिहार के गेंदबाजों ने पहले कप्तान को पवेलियन भेजा और फिर बाकी के 4 विकेट भी चाय से पहले ही आउट कर दिया। लंगलोनवैया ने 206 गेंदों पर 14 चौके की मदद से 117 रन बनाए। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले नवाज खान ने दूसरी पारी में भी 95 रन खर्च करके 5 विकेट हासिल किए। मैच में उन्होंने कुल 10 विकेट लिए। साथ ही कप्तान आशुतोष अमन ने 3 और सचिन कुमार सिंह ने 2 विकेट लिए। बिहार की टीम में नवाज खान के अलावा शकीबुल गनी 205 रन, विपिन सौरभ 115 रन और सचिन कुमार सिंह 135 के शतकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बीसीसीआई के प्रतिनिधि मेमन मजूमदार ने बिहार के शकीबुल गनी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया, जबकि बीसीए की ओर से बिहार के नवाज खान और मणिपुर के एल किशन सिंघा को संयुक्त रूप से बेस्ट बॉलर और सचिन को बेस्ट बैट्समैन चुना गया। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार से जेडीयू से गठबंधन नहीं होगा। दरभंगा में प्रदेश भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन रविवार को पार्टी में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि हमारी बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। दोनों शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा अब किसी भी सूरत में जेडीयू से गठबंधन नहीं करेगी। तावड़े ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि वो किसी के सगे नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं है जैसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। सर्वप्रथम देवीलाल प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के बाद अब भाजपा उनका शिकार बनी है। तावड़े ने कहा कि नीतीश कुमार आर्थिक और सामाजिक विकास के विरोधी हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगातार राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी बिहार का विकास रुका हुआ है। महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद भी प्रदेश में हमारे महापुरुषों एवं महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों पर आघात हो रहे हैं। सामाजिक विभिन्नता बढ़ाई जा रही है। विकास के मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। हम यह कह सकते हैं कि बिहार में नीतिगत मुद्दों पर बहस बंद हो गई है और जन विकास के मसलों पर महागठबंधन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू से अब भविष्य में किसी भी परिस्थिति में कोई समझौता नहीं करने के भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी में अपने बूते बिहार में सरकार बनाने का आत्मविश्वास मजबूत होगा। श्री मोदी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि पिछले 9 साल से अगस्त में नीतीश कुमार राजद के साथ आने के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ता बिहार में नीतीश कुमार मुक्त राजनीति पर एकमत हो चुके हैं, जबकि जेडीयू के बड़े नेता नीतीश कुमार की वापसी को लेकर भ्रम फैला रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि देश में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आना चाहिए। रविवार को समाधान यात्रा के क्रम में कैमूर के विभिन्न भागों में अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर हम लोगों ने एक बार फिर से सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। कांग्रेस की यात्रा समाप्त होने के बाद सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत होगी, तब देखा जाएगा कि कितने दल एक साथ आएंगे।
हम लोग अभी कांग्रेस की यात्रा के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वे लोग बुलाएंगे। दूसरी पार्टियां भी अगर बुलाती हैं तो उसमें शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी महागठबंधन संभव नहीं होने के कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ आए, एक बार सभी दलों से बातचीत होने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक विपक्षी दल एकजुट हो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के कार्यक्रम में जाने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, उन्होंने हमसे फोन पर बात की है, इसमें हमारी पार्टी से लोग भी जाएंगे। रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले कुछ सालों में हम लोग 10 लाख की नौकरी देने की कोशिश करेंगे। अभी हाल में ही 28,000 लोगों की नौकरी दी गई है। राज्य में खाद की कमी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग को लोग देखकर कह रहे हैं केंद्र को जो खाद देना है वो उनको देनी चाहिए, ऐसा बांधित विभाग के लोग इसको देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादलितों के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। हम लोग समाज के लिए सभी तबकों के उत्थान के लिए काम करते हैं। अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़ा, महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज को सभी को लाने के लिए सरकार शुरू से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम अपने मासिक रेडियो प्रसारण प्रधानमंत्री मन की बात की 37वीं कड़ी में मोदी ने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि योग दिवस और हमारे विभिन्न तरह के मोटे अनाजों मिलेट्स में क्या मेल है तो आप सोचेंगे कि इसमें क्या तुलना हुई है। अगर मैं कहूं कि दोनों में काफी कुछ मेल है तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 दोनों का निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। उन्होंने दोनों की समानता की व्याख्या का विस्तार करते हुए कहा कि दूसरी बात यह है कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और मोटे अनाज भी सेहत में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। मोदी ने कहा कि जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को चुस्त दुरुस्त रखा है, उसी तरह ज्वार बाजार को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। संसद के 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में सरकार की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-2024 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा कराने पर रहेगी। लेकिन महंगाई, रोजगार, चीन के साथ सीमा विवाद, अर्थव्यवस्था, सेंसरशिप सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी के हमलावर रुख को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। ऐसे में सरकार ने बजट सत्र से पहले विभिन्न विषयों पर आम राय बनाने के लिए 30 जनवरी को राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक संसदीय सत्र कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा संसदीय भवन में 30 जनवरी को बुलाई गई है। उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नवाई दास की रविवार को एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक एएसआई ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हमलावर एवं मंत्री के सुरक्षा प्रभारी एएसआई गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। मंत्री नवाई दास को यहां अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मंत्री को झारसुगुड़ा में एएसआई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए झारसुगुड़ा से भुवनेश्वर लाया गया था और अपोलो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। गोली उनके सीने के बाईं ओर लगी थी। सामाजिक न्याय पुरोधा वरिष्ठ समाजवादी नेता मंडल मसीह स्वर्गीय शरद यादव जी का अस्थि कलश आगामी 4 फरवरी को सवेरे विमान से पटना पहुंच रहा है। अस्थि कलश यात्रा के रूप में 5 फरवरी की शाम को मधेपुरा पहुंचेगा, जहां 6 फरवरी को रास बिहारी हाई स्कूल के मैदान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि 4 फरवरी को 10:30 पर हवाई अड्डे से अस्थि कलश यात्रा को राजद के प्रदेश कार्यालय लाया जाएगा, जहां से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अस्थि कलश को यात्रा को मधेपुरा के लिए रवाना किया जाएगा। यात्रा पटना से महात्मा गांधी सेतु, वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिला होते हुए 4 फरवरी की शाम दरभंगा पहुंचेगी। रात्रि विश्राम दरभंगा में करने के बाद 5 फरवरी को 11 बजे पूर्वाह्न गांधी चौक दरभंगा से अस्थि कलश यात्रा शुरू होकर मधुबनी, सुपौल एवं सहरसा जिला होते हुए 6 बजे शाम को मधेपुरा स्थित स्वर्गीय शरद यादव के आवास पहुंचेगी, जहां अस्थि कलश आम लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा।
6 फरवरी को 11 बजे दिन में मधेपुरा स्थित रास बिहारी हाई स्कूल के मैदान में प्रार्थना सभा होगी, जिसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव संबोधित करेंगे। राजद के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान रास्ते में विभिन्न स्थानों पर शरद यादव के प्रशंसकों द्वारा अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी एवं दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की कक्षाएं अब सुबह 8 बजे से चलेंगी। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने जारी आदेश में कहा कि ठंड और के मौसम में सुधार हो रहा है, परंतु ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रूप से सुबह के समय जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। जिसको लेकर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के सभी वर्गों की शैक्षणिक गतिविधियों पर 8 बजे के पूर्व संचालन पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि पहले भीषण ठंड के चलते जिला दंडाधिकारी ने सुबह स्कूल 9:30 बजे से पहले लगाने पर दोपहर 2:30 बजे के बाद खुलने पर रोक लगा दी गई थी। टॉप 10 अपराधी में शामिल एक को गया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार छोटू खान वर्षों से फरार अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला अपराधी कर्मी को कई दिनों के मेहनत के बाद गिरफ्तार किया गया है। दरअसल विकेटकीपर सरमन निग्रोध ने टीम में वापसी करते हुए शतक जमा दिया है और साथ ही बिहार की पहली पारी को संभाल दिया है। सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 25 क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप ए के 5वें मैच में आंध्र प्रदेश के खिलाफ बिहार ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 300 रन बना लिए। उस समय मयंक कुमार 13 रन बनाकर नाबाद थे। अनंतपुर के रूबरू डेवलपमेंट स्टेडियम में 4 दिवसीय मैच के पहले दिन आंध्र प्रदेश ने टॉस जीतकर बिहार को पहले खेलने को कहा। इस मैच में बिहार ने 5 बदलाव करते हुए शशांक उपाध्याय, कुणाल श्रीवास्तव, सुदर्शन, हिमांशु सिंह और अफजल सिद्दीकी की जगह ऋतिक, राजेश, सरमन निग्रोध, विवेक कुमार, शाहिद खान और मयंक कुमार को शामिल किया। बिहार की शुरुआत खराब रही और एक छोर से लगातार 3 विकेट महज 42 रन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद ओपनर सरमन निग्रोध ने 2 मैचों के बाद वापसी करते हुए शतक ठोककर टीम को संभाल दिया। उनके परमजीत सिंह ने 55 रन की पारी खेली और साथ ही 5वें विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। इससे पहले भी सरमन ने विकेट 41 रन चौथे विकेट के लिए और 117 रन की साझेदारी की। सरमन ने 204 गेंदों पर 21 चौके और एक छक्के की मदद से 143 रन की पारी खेली है। वहीं दूसरी तरफ लगातार छठी हार के साथ ही बिहार की महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना अभियान समाप्त हो गया है। 7 टीमों के ग्रुप डी में बिहार अंतिम स्थान पर रहा, उसे खाली हाथ लौटना पड़ा है। इस ग्रुप में विदर्भ और पहले उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा। अंतिम लीग में गोवा ने बिहार को आसानी से 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ही समाचार की बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।